पार्ट 2 का ये थर्ड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। दोस्तों कुछ डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। देखिए, स्पर्म और ओवम की यूनियन से एक नई सेल बनती है, उसे कहते हैं जायगोट। स्पर्म मतलब मेल गैमेट, ओवम मतलब फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन से जो नया सेल बनता है उसे कहते हैं जायगोट। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस में जो है, मनुष्यों में जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कई सारे प्राणियों में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब जब पेनिस वजाना में एंटर किया जाता है तब पेनिस से सीमेन इजैकुलेट किया जाता है वजाना के अंदर, और उससे कई सारे उस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहते हैं। उसके द्वारा कई सारे स्पर्म्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं वजाना में। स्पर्म्स इन द नंबर ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजाना, यूटेरस, ओविडक्ट। तो जो स्पर्म्स होते हैं, कई सारे मिलियन स्पर्म्स होते हैं, वो यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं और वो ट्रैवल होते हैं। जब देखिए एग यहाँ पर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओविडक्ट में, ओवरी द्वारा एग रिलीज किया जाता है और वो यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल होते आता है ओविडक्ट में। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो ऐसे वजाना से यूटेरस में, यूटेरस से ओविडक्ट में ट्रैवल होते होते यहाँ पर मोस्टली यूनियन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, एग और स्पर्म का, मतलब एग, स्पर्म और ओवम का। ये ओवम हो या एग हो या फीमेल गैमेट हो, एक ही चीज़ के नाम है। तो यहाँ पर यूनियन होता है, यहाँ पर जायगोट बनता है और वो आगे आता है और यहाँ पर उसके कई सारे डिविजन्स होते हैं, फिर वो एम्ब्रियो कहलाता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यहाँ पर ओवर यूटेरस के वॉल पर, मतलब वो यहाँ पर चिपकता है। और बाकी जो ग्रोथ है, बच्चा बड़ा होता है तो इसी यूटेरस में होती है ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए, वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लाखों स्पर्म्स जो होते हैं, उनमें से एक स्पर्म जो है वो ओवम के साथ यूनाइट होता है, ठीक है, ओविडक्ट के अंदर। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, दैट इज फ्रॉम 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years, and ovum is released every month from the ovary, that is out of 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause। देखिए क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज आती है फीमेल्स में, मतलब फीमेल जब बड़ी होना शुरू होता है, अप्रोक्सीमेटली फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है 10 to 17 ईयर्स एज में, ठीक है। तो तब से मेनोपॉज तक, मतलब 45 से लेकर 50 ईयर्स के एज तक, हर महीने में, मतलब हर 28 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में एक ओवम जो है वो रिलीज किया जाता है ओवरी द्वारा, ठीक है। और ऐसे जो है 45 to 50 एज तक चलता ही रहता है। तो ऐसे टोटल अप्रोक्सीमेटली 400 oocytes आर रिलीज, मतलब 400 oocytes को रिलीज किया जाता है मेनोपॉज के एज तक। मतलब 2 to 4 मिलियन ओवा होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 400 oocytes ही रिलीज किए जाते हैं। रिमेनिंग oocytes अंडरगो डीजेनरेशन, बाकी जो है वो बाद में मेनोपॉज के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old। देखिए, मेनोपॉज के जो मेनोपॉज आने के कुछ महीने पहले के जो oocytes होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं, मतलब 45 to 50 एज तक जो होते हैं, वो
थोड़े से डिफेक्टिव होते हैं, उनकी डिवाइडिंग एबिलिटी खराब होती है, इसके कारण उनका मियोटिक डिवीजन ठीक से नहीं होता। देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज़ बीन डिमिनिश टिल नाउ, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हुए होते हैं, 40-50 साल पुराने होते हैं। तो ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली, उनका मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाता। इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज द न्यू बॉर्न्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। तो ऐसे oocytes से अगर फर्टिलाइजेशन होता है उनका और बच्चे पैदा होते हैं, तो वो उनमें कई सारे एबनॉर्मेलिटीज होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई गई है। ये एक oocyte है, ये एक एग सेल है, और ये स्पर्म्स है वाइट कलर के। तो स्पर्म जो सबसे पहले जब स्पर्म एक अकेला स्पर्म इससे यूनाइट हो जाता है, इसके अंदर घुस जाता है, तब तुरंत इसके एग के बाहरी लेयर में एक वॉल बन जाती है, ताकि बाकी जो स्पर्म्स कोशिश कर रहे हैं अंदर घुसने की, वो अंदर नहीं आ सकें। और जो 2n पेयर बन चुकी है, मतलब 44 प्लस XY या XX जो बन चुका है, नई सेल जाइगोट जो बन चुका है, उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो बरकरार रह पाए। नया अगर स्पर्म एंटर कर जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर बदल जाएगा। ठीक है, तो नया स्पर्म की एंट्री रोकने के लिए, मतलब एक ही स्पर्म अंदर जा सके, और एक ही स्पर्म अंदर जाने के बाद नए स्पर्म किसी और स्पर्म की एंट्री रोकने के लिए तुरंत उसके बाहर से एक वॉल बन जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऐसे होती है। ये स्पर्म्स है वाइट कलर के, और ये अंदर का जो बड़ा सा एग है उसे oocyte कहते हैं। ठीक है, डू यू नो द क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n। देखिए जर्म सेल्स जिनका मियोटिक डिवीजन होकर गैमेट्स बनते हैं, मेल या फीमेल, वो 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। देखिए मेल होगा तो उसमें 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स होंगे, और फीमेल होगी तो 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होंगे। दीज जर्म सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस, तो इन सेल्स का मियोसिस से डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। ड्यू टू these gametes contain only haploid, that is n number of chromosomes, that is 22 plus X और 22 plus Y। देखिए मेल गैमेट्स जो बनते हैं उनमें ये 44 का 22 ऐसा डिवीजन होता है, और ये XY का X एक स्पर्म में जाता है और Y दूसरे स्पर्म में जाता है। तो एक स्पर्म में 22 प्लस X होता है और दूसरे स्पर्म में 22 प्लस Y क्रोमोसोम्स होते हैं। और एग सेल का मतलब oocytes का मतलब फीमेल गैमेट्स का जो होता है वो 22 और X एक सेल में जाते हैं, और 22 और दूसरा X दूसरे सेल में जाते हैं। मतलब फीमेल गैमेट्स में, सारे फीमेल गैमेट्स में X ही होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि फीमेल में ही XX ही पेयर होती है, Y क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होता है। अगर Y क्रोमोसोम होता है तो वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो उनमें से अगर देखिए ये 22 प्लस X वाला मेल गैमेट अगर 22 प्लस X वाले फीमेल गैमेट से यूनाइट होता है तो 44 प्लस XX ऐसे बनता है पेयर, तो वो फीमेल चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड बनता है, क्योंकि ये इसमें भी XX पेयर बन चुकी है। अब उसी तरीके से अगर 22 प्लस Y क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट अगर 22 प्लस X क्रोमोसोम वाले फीमेल गैमेट से यूनाइट होता है तो 44 प्लस XY मतलब ये मेल चाइल्ड पैदा होता है, बच्चा जो है बॉय पैदा होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फीमेल में XX तो मेल में YY होगा, ऐसा नहीं होता। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ठीक है, मेल में दोनों तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस कारण मेल गैमेट जब मतलब मेल गैमेट अगर 22X वाला है तो बच्ची पैदा होती है, और मेल गैमेट अगर 22Y वाला है तो बच्चा पैदा होता है, बॉय पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो जेंडर है, बच्चे का जो सेक्स है वो मेल गैमेट द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब बच्चे का जो जेंडर है वो मेल गैमेट डिसाइड करता है कि वेदर अ चाइल्ड शुड बी फीमेल और मेल।
तो हमारे यहाँ पर कुप्रथाएं हैं या अंधश्रद्धाएं हैं कि अगर एक और महिला को अगर कंटिन्यूअसली लड़कियां पैदा हो रही है तो उसे बहुत कोसा जाता है, उसे बहुत दोष दिया जाता है कि तुम्हारे कारण ही लड़कियां पैदा हो रही है। तो ये गलत बात है, क्योंकि एक्चुअल में तो मेल गैमेट डिसाइड करता है कि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो फीमेल होना चाहिए या मेल होना चाहिए। ठीक है, मेल गैमेट डिसाइड करता है। तो फीमेल मतलब मां को दोष देना गलत बात है। ठीक है। Two types of sperms are produced as 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced of only one type as 22 plus X. Both sperms and oocytes are produced by meiosis. In case of sperms, process of meiotic division is completed before the sperms leave male reproductive tract. देखिए, मेल स्पर्म्स जो होते हैं, मतलब स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल बॉडी छोड़ने से पहले ही, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट छोड़ने से पहले, मतलब टेस्टिस में ही उनका मियोटिक डिवीजन होता है। However, in case of oocytes, the process of meiotic division completes after ovulation, मतलब ओवरी को छोड़ने के बाद वो मियोटिक डिवीजन होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट, तो ओविडक्ट में होता है उनका मियोटिक डिवीजन। ठीक है, फीमेल्स में। डेवलपमेंट एंड बर्थ, the zygote formed after fertilization in oviduct undergoes repeated mitotic divisions and embryo is formed. तो zygote जो बनता है, यूनिसेल्युलर थिंग जो बनती है, उसे zygote बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो उसके कई सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तेजी से, और जो बनता है उसे कहते हैं मल्टीसेल्युलर, जो थिंग बनती है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है। मीनवाइल इट इज पुश टूवर्ड्स द यूटेरस, तो इस दौरान जो है वो, देखिए ओविडक्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर जायगोट बनता है और वो ट्रैवलिंग चालू रहता है। यहाँ पर ट्रैवलिंग होते होते वो कई सारे डिविजन्स हो चुके होते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर आने तक एक मल्टीसेलुलर गोला बन चुका होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियो, और वो यहाँ पर यूटेरस के वॉल पर इम्प्लांट होता है, मतलब चिपकता है। ठीक है। Meanwhile, it is pushed towards uterus. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development occurs after implantation. तो बाकी की जो आगे की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, वो इम्प्लांटेशन के बाद होती है। An organ called placenta is formed to supply of फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस। एक ऑर्गन बनता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो नाभि से जुड़ जाता है, नाभि, बच्चे के नाभि से जुड़ जाता है, और वहां से फूड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह चालू रहता है बच्चे को। ठीक है, यूटेरस में। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो पूरी होने के लिए नियरली 9 months लगते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 9 महीने लगते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये 4 weeks के बाद का एम्ब्रियो है, ये 8 weeks के बाद ऐसा दिखता है, 12 weeks के बाद, 16 weeks के बाद, 20 weeks के बाद, 24 weeks के बाद, 28 weeks के बाद, 32 weeks के बाद और 36 weeks के बाद ये काफ़ी मैच्योर डेवलप हुआ बच्चा है। देखिए, ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द मैन इज टोटली, देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, मतलब अगर आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, सीटी या फिर नीट वगैरह देने वाले हैं, तो ये एक्चुअली यहाँ पर टेक्निकली एक मिस्टेक की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको ये रीड करते हुए। द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ चाइल्ड गर्ल। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, पिता रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक जोड़े को बच्ची पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं है, मतलब फादर के भी मर्जी में नहीं होता, मतलब एक पिता के भी मर्जी के कंट्रोल में नहीं होता कि बच्चा पैदा होना चाहिए या बच्ची पैदा होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि मेल गैमेट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेल गैमेट इज रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, नहीं तो पिता जो है वो हमेशा
कोई चाहता कि बच्चा ही लड़का ही होना चाहिए तो पिता हमेशा वो लड़का ही पैदा करता। अगर पिता चाहता कि लड़की होनी चाहिए तो हमेशा वो लड़की पैदा करता। तो पिता के भी मर्जी में नहीं होता, लेकिन उसके गैमेट के ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मेल गैमेट के ऊपर। ड्यूरिंग zygote फॉर्मेशन मैन contributes either X or Y chromosome to the next generation, but females transfer only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosomes, then child will be a boy. Thinking of this, is it right to consider the mother responsible for a girl child? We all must take efforts to stop female feticide. देखिए, गर्ल चाइल्ड का फीमेल फिटिसाइड करना गलत बात है, ठीक है। बच्चियों को फीमेल चाइल्ड है ये पता चलने के बाद उन्हें यूटेरस के अंदर ही मार देना गलत बात है। उन्हें बढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जरूरी है, आज के समय की जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता है, ठीक है। कैन यू टेल which hormone is released from pituitary gland of mother once the fetal development is completed? मतलब जब बच्चे की ग्रोथ यूटेरस में कंप्लीट हो जाती है तब कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है। Under the effect of that hormone, which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process, that is parturition, is facilitated? देखिए, जब वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है तब क्या होता है, ये जो वॉल्स है यूटेरस की वॉल जो है वो इनवॉलंटरीली, मतलब माँ के मर्जी हो या ना हो, वो बिना मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसके मसल्स, यूटेरस के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, ये जो यहाँ पर बच्चा है वो आगे धकेलना शुरू हो जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन, और उससे माँ को जो है वो काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, उसे कहते हैं लेबर पेन्स, ठीक है। तो पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद वजाना के बाहर बच्चा निकलता है और उससे बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है इससे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो प्यूबर्टी के बाद, मतलब उम्र में आने के बाद, मतलब बड़ी होने के बाद लड़की जो है वो कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, और वो चेंजेस जो है वो हर 28 या 30 दिनों में मतलब 28-30 दिनों में रिपीट होते हैं। मतलब एक साइकिल है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स, 4 हार्मोन्स इसमें कंट्रोल, मतलब 4 हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। दोज 4 हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इन 4 हार्मोन्स द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल की जाती है। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. देखिए क्या कहा है, one of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. देखिए क्या होता है, देखिए ये है ओवरी, ठीक है। 2 ओवरीज में से एक ओवरी में से उसमें कई सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स मतलब अंडर डेवलप्ड oocytes, तो उनमें से एक जो oocyte है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। कौन से हार्मोन के प्रभाव में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में, ठीक है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। तो वो जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, यहां पर जो डेवलपिंग फॉलिकल है, एक जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, ओवरी में। देखिए यहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के पास होती है ये, ठीक है, ये एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके एग्स मतलब oocyte डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वो oocyte जो है वो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज कर रहा है धीरे धीरे। इससे क्या होता है, चेंजेस इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इससे क्या होता है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इससे क्या होता है, देखिए ईस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण यूटेरस की जो वॉल है वो बहुत थिक लेयर डेवलप करना शुरू करती है। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम, These developing follicles secretes estrogen. Endometrium of the uterus starts to develop during first cycle or regenerate during subsequent cycles under the effect of estrogen. देखिए एंडोमेट्रियम मतलब यूटेरस की जो इंटरनल वॉल है, यूटेरस की जो इंटरनल वॉल है, देखिए ये जो वॉल है यूटेरस की, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। तो ये जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये डेवलप होना शुरू होता है, और बाकी हर मतलब 28 डेज बाद, हर 30 डेज बाद ये फिर से रीजनरेट मतलब फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, थिक लेयर डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, ये क्यों होता है, ईस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण ये वॉल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। मीनवाइल द डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इज डेवलपमेंट, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज। तो ये जो फॉलिकल है वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है और बर्स्ट होता है, ठीक है, बर्स्ट होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तब पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, देखिए ये यूटेरस की वॉल है, देखिए ये थिक होते जा रही है, ऐसे देखिए ये विड्थ यहाँ की बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो ये थिक होते जा रही है। ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान oocyte को रिलीज किया जाता है, ठीक है। क्यों होती है वो रिलीज, बर्स्ट क्यों होता है फॉलिकल, बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एलएच के हार्मोन के कारण वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है वो, और उससे oocyte रिलीज होता है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ओव्यूलेशन के बाद, तो एग निकल गया, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है फॉलिकल का उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जो है बचा हुआ हॉलो कॉर्पस ल्यूटियम, हॉलो फॉलिकल विदाउट एग वाला, तो वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना शुरू कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इसके दौरान एंडोमेट्रियम वॉल जो है यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल वो काफी थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो जो एंडोमेट्रियम में भी ग्लैंड्स होती है, यूटेरस के वॉल में जो भी ग्लैंड्स होती है वो भी अपना सीक्रेशन शुरू कर देती है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के का मतलब प्रभाव के अंदर। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, अब ये थिक क्यों होती है, स्पॉन्जी और थिक क्यों होती है एंडोमेट्रियम की वॉल, ऐसे यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम ऐसे स्पॉन्जी और थिक क्यों होती है, क्योंकि देखिए इस दौरान oocyte रिलीज हुआ होता है, एग रिलीज हुआ होता है, तो उसको क्या लगता है यूटेरस को कि शायद इस बार मेल गैमेट्स यहां से आ जाए वजाना में से, और कोई मेल गैमेट मेरे इस एग को यूनाइट करके शायद जाइगोट बना दे और उसका एम्ब्रियो बन जाए और वो आकर यहां पर इम्प्लांट हो जाए। और एम्ब्रियो जब बनेगा, वो जब इम्प्लांट होगा, तब उसके लिए नरम गद्दे जैसा स्ट्रक्चर यहां पर बनाया जाता है
ताकि माँ जब हिलती डुलती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एम्ब्रियो नाजुक होता है, उसे कोई धक्का ना पहुंचे, उसे कोई शॉक ना बैठे, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए ये वॉल जो है वो स्पॉन्जी और शॉक एब्जॉर्बिंग जो है बनाई जाती है, थिक बनाई जाती है। ठीक है, वो oocyte रिलीज होने के दौरान ही ये थिक होती है, ताकि उसे लगता है कि मेल गैमेट कोई ना कोई आए, मेल गैमेट के इंतजार में वो रहती है और वो आने के बाद मेरे साथ यूनाइट हो, एग के साथ यूनाइट हो और उसका जायगोट बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद वो यहाँ पर इम्प्लांट हो सके। इसलिए वो हर महीने एम्ब्रियो के इंतजार में, मेल गैमेट के इंतजार में थिक होते रहती है। अगर मेल गैमेट नहीं आता हर महीने में तो मेल गैमेट आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी देर में शादी होती है बच्चियों के। तो क्या होता है, सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अभी वो तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए। इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। देखिए oocyte जो है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है, एग जो होता है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है। तो क्या होता है, वो अगर 24 घंटे के अंदर रिलीज होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल गैमेट के साथ यूनियन नहीं होता, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाता है और उसे वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन छोड़ रहा था, इसके कारण इसकी वॉल थिक हो गई थी, डेवलप हो चुकी थी यूटेरस की वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल। तो अभी तो कॉर्पस अल्बिकन्स में बन चुका है, ये डीजेनरेट हो चुका है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस अल्बिकन्स जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं कर रहा, ना ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है, इसके कारण ये वॉल जो है वो दोबारा थीन हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, एंडोमेट्रियम वॉल से काफी ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलता है और वो ब्लड वजाना से बाहर निकलता है। देखिए, ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ क्या होता है, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कंप्लीटली, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ना आने के कारण एंडोमेट्रियम भी डीजेनरेट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाना। तो ये जो भी सेल्स है जो बनी हुई है एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाने के लिए, और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, डेड एग जो है, वो बाहर निकाला जाता है वजाना द्वारा। तो इसमें काफी सारा ब्लड बह जाता है। दिस accompanied with continuous bleeding. This is accompanied with continuous bleeding. Bleeding continues approximately for 5 days. तो ये 5 दिनों तक ब्लीडिंग चलता है, तो इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये जो ब्लीडिंग होता है हर 28 या 30 दिनों में 5 दिनों तक होते रहता है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. जब तक oocyte फर्टिलाइज नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस हर महीने होते रहती है। ठीक है, ब्लीडिंग की प्रोसेस हर महीने होते रहते हैं। ये सारी साइकिल जो है वो हर महीने होते रहते हैं और इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप टिल द पार्चुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट्स आते हैं और एग के साथ यूनियन होता है और जायगोट बनकर एम्ब्रियो बनता है और वो इम्प्लांट हो जाता है अगर एंडोमेट्रियम वॉल पर, यूटेरस के वॉल पर, तो ये प्रोसेस जो है वो पूरे मतलब पार्चुरेशन तक, मतलब बच्चे के जन्म होने तक ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाती है। मतलब वो एंडोमेट्रियम वॉल वैसी की वैसी ठीक रहती है 9 महीने तक। ठीक है, और उसके बाद पार्चुरेशन होने के बाद, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा बाहर निकलने के बाद वो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ शुरू हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है 5 दिनों का, उसके दौरान बहुत पेन होता है महिलाओं को।
सीवियर वीकनेस इज फेल्ड ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, काफी ब्लीडिंग होती है, इसके कारण चिड़चिड़ापन होता है और वीकनेस भी फील होता है। देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड, तो इस दौरान जो है वो इन्फेक्शन होने की भी काफी पॉसिबिलिटी होती है। ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग विथ स्पेशल पर्सनल हाइजीन, तो जो है पर्सनल स्वच्छता की तरफ भी ध्यान देना की आवश्यकता होती है और आराम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Many couples cannot have children due to various reasons. In case of women, irregularity in menstrual cycle, difficulties in oocyte production, obstacles in oviduct, difficulties in implantation in uterus and many other reasons are responsible for this. देखिए क्या होता है, कई सारे पति पत्नी को बच्चे होने में मुश्किल होती है, कठिनाइयाँ आती है। महिलाओं में क्या होता है कि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है, मतलब कभी भी oocyte रिलीज होता है, कभी भी एंडोमेट्रियम वॉल ठीक हो जाती है, वो रेगुलर नहीं होता, उसके कारण भी बच्चा पैदा होने में मुश्किल होती है, फर्टिलाइजेशन में मुश्किल होती है। या फिर डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट होकर oocyte डेवलप होकर उसमें से एग निकलने में भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके कारण भाई बच्चा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है वो oocyte का एग रिलीज होता है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पर ऑब्स्टेकल होता है, मतलब यहाँ पर जो है वो यहाँ से एग्स यहाँ पर नहीं आ पाते यूटेरस में, और यहाँ से मेल गैमेट्स यहाँ पर नहीं जा पाते, इसके कारण जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसके कारण भी बच्चा पैदा होने में मुश्किल होती है। तो ऐसी कई सारे कारण होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, तो मेल्स में क्या होता है कि एडिक्वेट क्वांटिटी में स्पर्म्स नहीं होते कई बार सीमेन में। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स जो है वो एनर्जेटिक नहीं होते, वो स्लो मूवमेंट करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि वो एग की लाइफ, फीमेल गैमेट की लाइफ, oocyte की लाइफ तो 24 घंटे की ही होती है, तो स्पर्म्स कई बार लेट पहुंचने के कारण वो एग मर चुका हुआ होता है, डेड हो चुका हुआ होता है। एनोमलीज इन द स्पर्म्स में भी कई बार एबनॉर्मेलिटीज होती है, आर द रीजंस इन द केस ऑफ मेल्स, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, मतलब इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, सरोगसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड। तो वो क्या है वो शॉर्ट में देखते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह। In vitro fertilization, IVF. In this technique, fertilization is brought about in the test tube and the embryo is implanted in uterus of a woman at appropriate time. देखिए क्या होता है कि fertilization जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का, मतलब जो पति पत्नी होते हैं उनके मेल और फीमेल गैमेट्स बाहर निकाले जाते हैं बॉडी के, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उनका यूनियन करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और जायगोट बनता है, और उनका कुछ स्टेजेस तक, मतलब डिवीजन होने तक, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक छोटा सा एम्ब्रियो बनने तक उन्हें बाहर ही डेवलप किया जाता है, और जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो वो यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, जब एप्रोप्रिएट टाइम डॉक्टर को लगता है तब। तो IVF उससे बोलते हैं IVF, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct, etc. तो ये कब किया जाता है, जब स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो या फिर ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल हो, तब ये किया जाता है। नेक्स्ट है सरोगसी। सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। कुछ महिलाओं में क्या होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होता है यूटेरस में, यूटेरस की वॉल का मेंटेनेंस नहीं रहता, मतलब वो ठीक बनी नहीं रहती, तो उसके कारण क्या होता है, सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक कॉल्ड सरोगसी। देखिए IVF की जो टेक्निक है वो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में भी लिखी गई है। महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। जो द्रोणाचार्य है, कौरवों और पांडवों के गुरु, वो ऐसा कहा जाता है कि द्रोण में पैदा हुए हैं। उस समय टेस्ट ट्यूब को द्रोण कहा जाता था। तो द्रोण में मतलब बॉडी के बाहर, माता पिता के बाहर पैदा हुए हैं और बाद में उन्हें यूटेरस में इम्प्लांट किया गया। तो ये महाभारत काल में टेक्निक थी, ऐसा माना जाता है IVF। सरोगेसी, तो
तो जिनमें यूटेरस का प्रॉब्लम होता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में, उनमें सरोगेसी की जाती है। तो सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक कॉल्ड एज सरोगेसी। इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in the implantation of यूटेरस। देखिए जो मां बनना चाहती है उसके ओवरी से एक oocyte लिया जाता है डेवलप हुआ और दैट oocyte इज फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड। तो उस oocyte को उसके पति से, मतलब जो पिता बनना चाहता है, उससे स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब में यूनाइट किया जाते हैं, ठीक है। और वो द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग नॉर्मल यूटेरस। तो वो एम्ब्रियो बनाया जाता है उससे, और वो एम्ब्रियो जो है वो किसी तीसरे महिला के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है जिसका यूटेरस हेल्दी हो, नॉर्मल हो। उसके यूटेरस में, मतलब बच्चा पति पत्नी का ही होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह सारे गुण बच्चे में उन्हीं के आते हैं, बस यूटेरस जो है वो तीसरी महिला का होता है। सच अ वुमन इन हुज यूटेरस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड सरोगेट मदर। तो ऐसी जो तीसरी महिला होती है जिसका काम सिर्फ एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना अपने यूटेरस में और बच्चे को बढ़ाना होता है, उसे कहते हैं सरोगेट मदर कहते हैं। मतलब उसके क्रोमोसोम्स, उसके कोई भी गुण नहीं आते बच्चे में, बस उसका काम होता है बच्चे एम्ब्रियो को ग्रो करना, बस। स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव। इन केस ऑफ मेनी मेन, कई सारे पुरुषों में भी स्पर्म प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होते हैं, स्पर्म्स की संख्या कम होती है कई बार। So as to have the child, in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. तो उनके लिए स्पर्म बैंक की कंसेप्ट डेवलप की गई है। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है कई सारे दिनों तक, वैसे स्पर्म बैंक में स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं और कई सारे दिनों तक वो प्रिजर्व करके संभल कर रखे जाते हैं। दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक। सीमेन इजैकुलेटेड बाय द डिजायर्ड मेन इज कलेक्टेड after their thorough physical and medical checkup and stored in sperm bank. As per the wish of needful couple, oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. तो अगर किसी पति के सीमेन में स्पर्म्स कम है तो कोई तीसरा पुरुष जो है वो अपने स्पर्म्स डोनेट करता है और उसके स्पर्म्स से वो जो मां बनना चाहती है वो महिला अब खुद में इम्प्लांट मतलब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और वो एम्ब्रियो बढ़ाकर बाद में बच्चा पैदा होता है। जो सीमेन डोनर है, जो स्पर्म डोनर है, तीसरा पुरुष जो है वो, उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि हमारे देश में ऐसा लॉ है, कानून है। ट्विंस। Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offspring are developed simultaneously. देखिए कई बार क्या होता है, दो एम्ब्रियोज या तीन एम्ब्रियोज कई बार एक ही साथ एक ही यूटेरस में बढ़ते हैं और तीन बच्चे बनते हैं, उन्हें कहते हैं एम्ब्रियोज ट्विंस या ट्रिपलेट्स। ये गलत है, ये मिसप्रिंट है, ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। देखिए दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, चार बच्चे हो, कितने भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उसका ऑफस्प्रिंग ही है। प्रोनाउंसिएशन एस नहीं होता कभी भी, ऑफस्प्रिंग ही है उसका वर्ड। सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ट्विंस, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस नहीं होता। मेनी कपल्स हैव ट्विंस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विंस as monozygotic twins and dizygotic twins. Monozygotic twins are formed from the single embryo. During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into two groups. Those two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. देखिए कई बार क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पहले तो एक ही ओवम होता है, एक ही एग सेल होती है और मतलब कई सारे स्पर्म्स में से एक ही स्पर्म का, मतलब एक स्पर्म और एक एग का यूनियन होता है और एक एम्ब्रियो बनता है, लेकिन उस एम्ब्रियो के मतलब एक जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के डिवीजन होते हैं दो ग्रुप्स में अलग अलग, और उस दो ग्रुप्स के अलग अलग दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। मतलब देखिए उनका
एग्जैक्ट उनका क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन जो है, उनका जीनोम जो है, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियोज का बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो एक ही स्पर्म और एक ही एग से बने हुए हैं। तो उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम है, वो दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए। मोनो मतलब एक, जाइगोटिक मतलब जाइगोट। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट का डिवीजन होकर बने हुए ट्विंस, ठीक है। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर जेंडर इज आल्सो सेम। तो इनका जेंडर भी सेम होता है, क्योंकि मेल गैमेट भी सेम होता है। वाई वाला है तो लड़का होगा, वाई एक्स वाला है तो लड़की होगी। दैट इज बोथ विल बी आइदर बॉयज और गर्ल्स। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of conjoined twins, that is Siamese twins. देखिए, फर्टिलाइजेशन के 8 दिनों से पहले ही अगर उनका डिवीजन होता है तो वो सेपरेट बच्चे डेवलप होते हैं, अच्छे हेल्दी। लेकिन 8 दिनों बाद, फर्टिलाइजेशन के 8 दिनों बाद अगर उनका डिवीजन होता है जाइगोट का, तो क्या होता है कि उनके मतलब सियामीज ट्विंस बनते हैं। मतलब कई बार उनके बॉडी पार्ट्स कई बार यूनाइटेड होते हैं, मतलब एक ही सिर होता है और बाकी बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, या फिर हाथ के द्वारा वो जॉइंट हुए होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बॉडी में जॉइंट होता है दोनों बच्चों के। Such twins are born with same parts of body joined to each other. Some organs are common in such twins. कुछ organs जो है वो common होते हैं, जैसे head common होता है या heart common होता है, ऐसे। Occasionally, two oocytes are released from the ovary of woman, and both oocytes are fertilized by two separate sperms, and thus two zygotes are formed. कई बार rarely क्या होता है, कभी कभी कि ओवरी में से एक ही साथ 2 oocytes रिलीज किए जाते हैं, मतलब 2 एग्स बनते हैं। और मेल गैमेट्स तो कई सारे हैं, लाखों हैं, तो 2 से एग सेल्स के साथ 2 अलग अलग स्पर्म्स जो है वो यूनाइट होकर 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं, और उनके 2 अलग एम्ब्रियोज बनते हैं, और वो 2 अलग एम्ब्रियोज डेवलप होकर अलग बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला है और दूसरा स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम वाला है, तो एक लड़का होगा, दूसरी लड़की होगी, ठीक है, और वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, दिखने में भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। 2 embryos are formed from those 2 zygotes, and both of those embryos are separately implanted in the uterus, and thus dizygotic twins are delivered. Di मतलब 2. Dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be same by same of different gender by same of नहीं है, और होना चाहिए यहाँ पर, और सेम और डिफरेंट बाय जेंडर। या तो दोनों लड़की होंगे या फिर लड़का लड़की भी होंगे, और वो दोनों लड़की भी होंगे तो भी वो दिखने में अलग हो सकती है, दिखने में सिमिलर नहीं होंगे वो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन है फिजिकली, मेंटली और सोशली भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसे कहते हैं हेल्थ। इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इलिटरेसी, शाइनेस एटसेट्रा। देखिए हमारे देश में इस मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, क्योंकि ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर थोड़ा सा क्लोज है, अशिक्षा है, या फिर शर्माते भी है कई सारे लोग। स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंस टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। स्पेशली महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ और भी शर्मिंदगी होती है, तो इसके कारण जागृति जो है वो कम है, जन जागृति। ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन। Nowadays, women are working at par with men. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, जो वर्किंग वुमेन होते हैं, महिलाएं जो होती है, वो कई बार दिन भर बाहर रहना पड़ता है उनको, उसके दौरान ब्लीडिंग होते रहता है। ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स दैट इज जेनिटल्स नीड टू बी मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम।
अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज। तो इसके दौरान जो है जेनिटल ऑर्गन्स का मतलब वजाना का वगैरह क्लीनलीनेस, उसकी स्वच्छता, उसका हाइजीन टाइम टू टाइम मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेन टू, पुरुषों में भी कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनेटल्स, तो पुरुषों में भी जेनेटल ऑर्गन्स के क्लीनलीनेस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेस साइफिलिस एंड गोनोरिया ऑकर ऑन लार्ज स्केल, बोथ ऑफ दीज डिसीजेस आर कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे सेक्सुअल डिसीजेस होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, साइफिलिस और गोनोरिया। ऑकरेंस ऑफ chancre, that is patches on various parts of body including genitals, rash, fever, inflammation of joints, alopecia etc. are the symptoms of syphilis। देखिए क्या होता है syphilis में, पैचेस डेवलप होते हैं बॉडी के ऊपर, मतलब दाग पड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद जेनिटल्स पर भी दाग पड़ते हैं, रैशेस आते हैं, फीवर आता है, जॉइंट्स में दर्द और अकड़न पैदा होती है, एलोपेशिया निर्माण होता है। एलोपेशिया मतलब बाल्डनेस, गंजापन। आर द सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ओजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वजाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आईज एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। तो क्या होता है, कई बार पेनिस में से यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है, दर्द होता है और पस आता है, ठीक है, वजाना में से भी पस आने लगता है, और एनस में से दर्द होता है, थ्रोट में से दर्द होता है, आईज में से दर्द होता है। ये जो सिम्टम्स है गोनोरिया के हैं। डू यू नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखिए हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे होता गया। 1901 में बस 23 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी, 1911 में 25 करोड़, 21 में 25, 31 में 27, 41 में 31, 51 में 35, 61 में 43। इसके बाद आज़ादी मिलने के बाद तो अब बस देखना ही कुछ नहीं। इसके बाद इतनी तेज़ी से बढ़ती गई हमारी पॉपुलेशन, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 84, 2001 में हमने 1 बिलियन क्रॉस कर दिए, और 2011 में 121, अभी तो कहते हैं 130 बिलियन हो गए हमारी पॉपुलेशन। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द टेबल गिवन बिसाइड्स अबाउट द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, we have to face various problems like unemployment, decreasing per capita income and increasing loans, stress on natural resources etc. There is only one solution for all such problems and it is population control. Family planning is essential for this। देखिए आप अगर देखेंगे किसी एक फैमिली में 4 मेंबर्स है और उनका मंथली इनकम है 10,000 रुपए, और दूसरी फैमिली में 8 लोग हैं और उनका मंथली इनकम भी 10,000 रुपए ही है, तो किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा? फैमिली ए का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो देखिए अगर फैमिली मेंबर्स कम हो गए, उसी तरह देश का भी है। देश में अगर लोग कम हो गए तो देश की संपत्ति अच्छी तरीके से बांटी जा सकेगी लोगों में और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। इसके कारण हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक ठोकिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आप ही पहले व्यूअर रहे और कमेंट करने वाले भी पहले रहे, ठीक है दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।